नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की शिक्षिका निवेदिता। आज मैं एकादश के बच्चों के लिए भारतेंदु की मुकरियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कहा इसका सही अर्थ और भावार्थ समझाने को, तो आज मैं इसी पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियाँ, ये पाठ्य पुस्तक में जो एकादश के सिलेबस में है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी मुकरियाँ लिखी, लेकिन जो अभी एकादश के सिलेबस में है उन मुकरियों की मैं चर्चा यहाँ पे करूँगी। तो मुकरी के बारे में पढ़ने से पहले मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले उसकी रचनाकार के विषय में जानना जरूरी होता है। तो मुकरियों के रचनाकार हमारे हिंदी साहित्य के जाने माने कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कवि परिचय है या उनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों के विषय में तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक में भली भांति समझाया जा चुका है। अगर उन बातों को हम ध्यान में रखें और अच्छी तरह से उस पर नज़र डालें तो परीक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और जानकारी की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो पुस्तक में दी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी भारतेंदु के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। काशी के एक ऐसे वैश्य परिवार में जन्म लिए थे जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, निर्धन परिवार से नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पिता गोपाल चंद्र वो भी काव्य के एक रसिक थे और काव्य के रसिक होने के साथ साथ उन्होंने काव्य के क्षेत्र में अपना योगदान भी दिया और भारतेंदु को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी रचना निकाली जिसका नाम था कवि वचन, सुधा पत्रिका निकाली। तो उनके अंदर काव्य के प्रति रुचि बचपन से ही थी और अपने काव्यों के माध्यम से उन्होंने समाज की में व्याप्त मध्यम वर्गीय परिवार से गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। जिस युग में या जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाएं लिखी उस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय की जो देश काल परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी और मुकरियों की भी रचना की। तो उस समय जो उन्होंने रचना की, उनकी रचना की एक विशेषता थी। उनकी मुकरियों की भी बात करें तो उनकी एक विशेषता थी कि जिस काल में वह लिखी गई उस समय भी वह उतनी ही सही थी और सटीक थी जितनी कि अभी है। आज के युग में भी वो सब के सब सार्थक नजर आते हैं और बातें सारी की सारी आज भी सही दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार चूंकि संपन्न परिवार से थे इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में उन्होंने भ्रमण किया, वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझा, वहाँ की सामाजिक रीति रिवाजों को गहराई से देखा, वहाँ की रीति और नीतियों को समझा और बहुत सारे रीति और नीति के ज्ञान भी अर्जित किए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में ये सारी बातें या सारी विशेषताएं देखी जाती हैं। दूसरी बिंदु ये है उनके जीवन की कि साहित्य के अनेक विधाओं पर इनकी पकड़ थी।
ये केवल हिंदी भाषा पर और हिंदी साहित्य में पकड़ थी ऐसी बात नहीं थी। हिंदी के साथ साथ बंगला, अंग्रेजी और उर्दू में भी इनकी पकड़ अच्छी थी। जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि हिंदी, संस्कृत तथा बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई, पूरे लगन से अपनी रचनाओं की रचना की। एक चीज सबसे बड़ी खासियत क्या है भारतेंदु की, जो कि आज तक किसी भी कवियों में नहीं देखा गया। हिंदी साहित्य का पूरा युग भारतेंदु युग के नाम से प्रचलित हुआ, आगे बढ़ा। तो एक युग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। ऐसा कोई किसी भी कवि ने नहीं किया कि जिसके नाम से एक युग चला हो। उसका नाम ही पड़ा भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। तो इस प्रकार भारतेंदु की बहुत बड़ी खासियत थी और विशेषता कहेंगे कि इनके नाम से पूरा हिंदी साहित्य का एक युग जाना गया और उसका नाम पड़ा भारतेंदु युग। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें ये सभी जुड़े रहेंगे। इसलिए इन बातों पर गहराई से ध्यान देना है। दूसरी एक और विशेषता इनके अंदर थी कि हिंदी नाटकों के जन्मदाता भी थे, क्योंकि खड़ी बोली में नाटक लिखकर नाटक को एक नया आयाम देने वाले भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने खड़ी बोली में नाटक को लिखकर हिंदी नाटक को एक नया आयाम प्रदान किया। ये हुआ हमारे कवि के बारे में। इनकी मृत्यु की भी बात कर लें तो बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शारीरिक रूप से इनकी मृत्यु हुई, लेकिन हिंदी साहित्य में आज भी ये जीवित हैं और एक जगमगाते हुए सितारे की तरह उभर कर आते हैं। अब हम कवि चर्चा को समाप्त करेंगे, यहाँ पर मुकरियों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम मुकरी की तरफ जाते हैं कि मुकरी का अर्थ क्या होता है। मुकरी के अर्थ को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुकरी जैसा कि हम बोल रहे हैं, पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ बता दें कि मुकरी यानी मुकर जाना, किसी बात से मुकरना। तो इनकी मुकरियों में जो भी आया है मुकरियाँ, उनमें क्या होता है कि पहले एक बात को रखी जाती है, फिर उस बात से मुकरा जाता है और उसका अर्थ भी बताया जाता है। तो इस तरह किसी बात को कह के उससे मुकर जाना, ये भी मुकरी का एक अर्थ है। और दूसरी बात कि मुकरी एक बहुविकल्पीय शब्द के रूप में भी उभर कर आता है। जो क्यों आता है बहुविकल्पीय अर्थ के रूप में? क्योंकि ये हमारा मनोरंजन भी करता है, हमारा दिमागी कसरत भी होता है, मानसिक व्यायाम भी होता है और बड़ा ही रोचक होता है। और हमारे अंदर की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको भी बाहर निकालता है। मुकरियों को सुनने के बाद हमारे अंदर अपने आप जिज्ञासा बढ़ती है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो ये मनोरंजक भी है, रोचक भी है और मानसिक व्यायाम भी करवाता है, दिमागी कसरत करवाता है। तो इस तरह से मुकरी जो है बहुविकल्पी शब्द के रूप में उभर कर आता है। अब मुकरी में जैसा कि हमने बताया कि बौद्धिक कुशलता की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी मुकरी का उत्तर जानने के लिए कभी कभी क्या है, बहुत सारी ऐसी मुकरियां हैं जिनमें दो शब्द, एक ही तरह के दो शब्द आए हैं, एक ही शब्द का दो अर्थ निकला है। तो जब तक हम दोनों अर्थों को नहीं समझेंगे, मुकरी के अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर भी बौद्धिक कुशलता दिखाई देती है कि हमें थोड़ा सा दिमागी कसरत करना पड़ता है कि आखिर क्या होगा। तो इस ढंग से मुकरी जो है
मुकरियाँ जो हैं ये बहुत ही रोचक तरीके से हमारे सामने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रखा है। अब मुकरियों की रचना इन्होंने कब की? जिस समय हमारा देश गुलाम था, हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय इन मुकरियों की रचना की गई। यही कारण है कि इनकी प्रत्येक मुकरियों में अंग्रेजों पर, अंग्रेजी शासन पर, अंग्रेजी भाषा पर कुठाराघात किया गया है, उन पर कटाक्ष किया गया है, उन पर व्यंग्य भी किया गया है। ये जब हम मुकरियाँ पढ़ेंगे तो हर मुकरी का अर्थ मैं अलग अलग बताऊंगी, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। हो सकता है हमारे एक वीडियो में सारी मुकरियों का अर्थ मैं नहीं समझा पाऊँ, तो मैं दूसरे वीडियो में भी जाऊंगी, क्योंकि समय का कुछ पाबंदी है, कुछ नियम है, जिसके कारण मैं अधिक लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अब हम चलते हैं आगे, मुकरियों की तरफ शुरुआत करते हैं। आशा है हमारे सभी छात्र छात्राओं को कवि परिचय या मुकरियों के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इन बातों को अच्छी तरह से हम समझ के रखेंगे तो चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, उत्तर कभी छूटेगा नहीं, आप आराम से उत्तर उसका दे सकेंगे। तो पहली मुकरी है इनकी, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। जैसा कि बताया ना मुकरी का अर्थ कि पहले बात को रखना फिर उससे मुकरना, वही है यहाँ पर क्यों सखी सज्जन। एक सखी दूसरे सखी से प्रश्न करती है कि क्यों सखी सज्जन, तो तुरंत बोलती है नहीं सखी अंग्रेजी। अब यहाँ पर पहले मैं अर्थ बता दूं कि सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। यहाँ पर जो अपनी खिचड़ी अलग पकावे जो लाइन आए, पंक्ति आई है, वो पंक्ति जो है एक प्रकार का मुहावरा भी है। मुहावरा कैसे है? अपनी खिचड़ी अलग पकावे का अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, अपने संसार में अपने में ही व्यस्त है, अपने में ही मग्न है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपने निज स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कोई कार्य करता है, अन्यथा देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। कहने का अर्थ है कि अपने आप को अलग थलग रख करके अपने आप में ही रहना, अपनी राय के आगे दूसरों की बात नहीं मानना, अपने आप को इतना अधिक अपने में रह जाना कि बाहर समाज में क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं रह जाता है। उनकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है कि नहीं, बस इतना ही उनको ध्यान में रहता है। इसीलिए कहते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकावे। और ऐसे व्यक्ति, यहाँ लिखा है ना सब गुरुजन को बुरो बतावे, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं सभी को बुरा ही बताते हैं, चाहे कितने भी महान पुरुष हों, विद्वान हो, हमारे गुरुजन हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी हमारे समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, उन सबको अपने आगे कुछ नहीं समझता है। सबके सब उनके नज़र में बुरे ही हैं। कोई भी व्यक्ति महान नहीं है, वो अपने आप को ही सबसे बड़ा व्यक्ति समझता है। तो इस तरह से है सब गुरुजन को बुरो बतावे। तो हर कोई, अंग्रेजी शासन काल में यही हो रहा था कि अंग्रेज जो थे अपने आप को ही सबसे चतुर और सबसे बड़ा समझते थे, वो अपने आगे किसी को सटने नहीं देते थे, और जितने भी हमारे महान पुरुष थे, विद्वान थे, जो भी थे, उन सबको गलत साबित करते थे, उन सबको बुरा बताते थे। अब कह रहे भीतर तत्व न झूठी तेजी। यहाँ पर झूठी तेजी का मतलब है वास्तविक ज्ञान की कमी होना, यानी कि अंदर से खोखला, अंदर से कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत चतुर हैं। यहाँ पर क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी, यहाँ अंग्रेजी भाषा की ओर इंगित करते हुए कवि ने ये समझाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो अंग्रेजी भाषा है,
अंग्रेजी भाषा पर कटाक्ष किया गया है, उस पर व्यंग्य किया गया है और कुठाराघात भी किया गया है। कैसे? तो कहते हैं कि ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये अंग्रेजी भाषा हमारे नैतिक पतन का कारण बन रही है। धीरे धीरे हमारा नैतिक पतन होता जा रहा है। हम आज के समाज में भी ये पंक्ति उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय थी। उस समय भी वही बात थी, आज भी वही बात है, आज भी वही है। जो व्यक्ति 4 लाइन अंग्रेजी बोल लेता है अच्छी तरह से, तो हम यही समझते हैं कि बड़ा विद्वान है, लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ नहीं जानता है। वास्तविक ज्ञान नहीं है उसे, नैतिकता का ज्ञान नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है उसके अंदर, लेकिन लोग समझते हैं कि बड़ा विद्वान है, ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। इसलिए अंग्रेजी भाषा पर कटाक्ष किया गया है। कहते हैं कि ऊपर से तो अपने आप को बहुत तेज दिखाते हैं और समझदार दिखाते हैं, जैसे लगता है सब कुछ वही जानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे बिल्कुल खोखले होते हैं। वास्तव में उनके अंदर कोई दम नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे लोग उस समय भी थे और आज भी हैं। उस समय भी थे, 4 लाइन अंग्रेजी बोल करके जनता को गुमराह करना, अपने आप को चतुर और विद्वान साबित करना। तो ये अंग्रेजी भाषा पर कुठाराघात किया गया है, प्रहार किया गया है। तो कहते हैं उस समय क्या था कि चमचों की कमी नहीं थी। जिस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उस समय चमचों की कमी नहीं थी। अंग्रेज सरकार जो है, उनको अपने में मिलाने के लिए उन्हें तरह तरह की उपाधियां दिया करती थी, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, नाइटहुड, सर कैसरे हिंद। ये सब उपाधियां किसको दी जाती थी? जो अंग्रेजों के चमचे होते थे, जो उनकी चाटुकारिता करते थे। तो ऐसी उपाधियों को लेकर के लोग प्रसन्न हो जाते थे, अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो इस तरह से राय बहादुर की उपाधि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा दी जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पर अंग्रेजी के दिखावे को दर्शाया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा पर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, बार बार कह रही हूँ कि अंग्रेजी भाषा पर व्यंग्य किया गया है। आशा है ये मुकरी समझ में आ गई होगी। हमारी दूसरी मुकरी पर जाते हैं कि धन लेकर कछु काम ना आवा, ऊंची नीची राह दिखावा, समय पड़े तो सीध है गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सकी चुंगी। अब यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी अंग्रेजों के शासन काल में लिखी गई है और इस मुकरी में भी अंग्रेज सरकार के गलत इरादों का पर्दाफाश किया गया है, क्योंकि वह आए थे ही गलत इरादे से। उनका इरादा शुरू से अंत तक गलत ही था। तो इन मुकरियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी सरकार के गलत इरादों का पर्दाफाश किया है। यहाँ हमारे यहाँ जब अंग्रेज शासन करने आए थे तो क्या करते थे? तरह तरह के टैक्स लगाते थे और ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाते थे जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन में नमक एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण चीज़ है। नमक पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी जिस पर कि उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। तो टैक्स, पहले यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि कह रहे हैं कि धन लेकर कछु काम ना आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, क्यों सखी सज्जन नहीं चुंगी। अब चुंगी का अर्थ तो सब कोई जानता है। चुंगी का अर्थ होता है कर, यानी कि टैक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो चीज़ें होती थी, जैसा कि हमने अभी बताया, भोजन, वस्त्र, आवास और खास करके नमक जैसी चीज पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। खेती पर भी टैक्स लगा दिया। वह हमसे कर तो लेते थे, अब क्या होता है कि हमसे पैसे लेते थे कर के रूप में, चुंगी के रूप में हमसे टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे, लेकिन वो जो हमने पैसा दिया उनको, वो हमारे किसी काम में नहीं आता था। टैक्स हम क्यों देते हैं? अपनी सुविधा के लिए सरकार को देते हैं। सरकार बदले में हमारे लिए पानी की व्यवस्था करती है, बिजली की व्यवस्था करती है, रोड बनाती है, यातायात की सुविधाएं प्रदान करती हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो टैक्स हम देते थे वो अंग्रेजों के पेट में जाता था, वो हमारे भारतीय नागरिक के किसी काम में नहीं आता था।
वो धन हमारे लिए बेकार हो जाता था, उनके पास चला जाता था। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि धन लेकर कछु काम ना आवा, ऊंची नीची राह दिखावा। अब ऊंची नीची राह दिखावा का मतलब क्या होता है कि वो धन हमारे किसी काम में तो आती नहीं थी, बल्कि बदले में हमें मिलती क्या थी? प्रताड़ना। बदले में हमें क्या मिलती थी? प्रताड़ना। और जब इस विषय पर हम चर्चा करते थे या जानना चाहते थे तो हमें उल्टा सीधा रास्ता दिखाया जाता था। हमें भोली भाली जनताओं को गुमराह करके उन्हें गलत राह दिखाया जाता था, गलत रास्ता दिखाया जाता था, उनको बहलाने फुसला करके उसको बहकाया जाता था और बहकावे में रखा जाता था। समय पड़ने पर सरकार, यहाँ पर कह रहे हैं ना, समय पड़े तो सीधे गूंगी, यानी कि समय पड़ने पर सरकार जो है गूंगी बन जाती थी, यानी उनके पास कोई उत्तर नहीं होता था देने के लिए, यानी कि उत्तर देना ही नहीं चाहते थे। वो गूंगे बन जाते थे, जैसे लगता था उन्होंने कभी हमसे कर लिया ही नहीं हो, इस तरह से गूंगे बन जाते थे। तो जैसे उसने, अब कहते हैं कि इस प्रकार हमारे द्वारा दिया गया धन, मेरा ही धन, हमारे किसी काम में नहीं आता था, हमें कोई फायदा नहीं मिलता था उससे, बल्कि भुलावे में आकर के उल्टा सीधा रास्ता भी हमें बताया जाता था, हमें गुमराह किया जाता था, बहकावे में रखा जाता था। तो उसी पर बोल रहे हैं कि समय पड़े तो सीधे गूंगी, क्यों सखी सच नहीं सखी चुंगी। तो वो चीज़ क्या थी? वो धन क्या था जो कि हमने अंग्रेज सरकार को दिया, अंग्रेज सरकार ने हमसे लिया, लेकिन हमारे किसी काम में नहीं आया, वो धन उन्हीं का होके रह गया। तो क्या था? सखी से पूछ रही हैं, क्या सखी चुंगी? मैंने सकेत करें कोई अंग्रेज सज्जन पुरुष थे क्या? तो कहते हैं नहीं सखी चुंगी, यानी कि ये और कुछ नहीं, अंग्रेजों को दिया हुआ हमारे द्वारा कर था। तो इस मुकरी का यही अर्थ है और भावार्थ जो भी कहें। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारी मुकरी है, सतह अठें मोह घर आवे। सतह अठें बहुत ही रोचक है, ये मन भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि मुकरी में मन नहीं लगता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो तो ये रोचक भी लगेगा। यहाँ तक कि हम जब समाज में आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से ये पूछ भी सकते हैं। पहेली की तरह ही होता है मुकरी, जिस तरह पहेली होता है उसी तरह मुकरी भी है। तो पहेली में उत्तर छुपा हुआ नहीं रहता है, ढूंढ के निकालना पड़ता है। मुकरी में अर्थ दिया रहता है, सिर्फ हमको समझना है कि इसका अर्थ क्या है, यही अंतर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सतह अठें मोह घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी सज्जन नहीं अखबार। अब हमको जहाँ तक आशा है, मेरी आशा शायद सही ही है, कि सभी बच्चे, हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, वे सभी समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी शासन के समय, आज़ादी के पहले की मुकरियाँ हैं, तो उस समय हमारे यहाँ जो, यहाँ पर इसका उत्तर साफ साफ दिया हुआ है अखबार। अब 7वें 8वें मोह घर आवे, हमारे यहाँ तो अखबार प्रतिदिन आता है, लेकिन ये उस समय की रचना है जब अंग्रेजी शासन था, हम देश के, हमारा देश गुलाम था। तो उस समय जो है ये मुकरी उस समय के हिसाब से लिखी गई है। तो प्रस्तुत मुकरी उस समय की बात को प्रकट करते हुए कहता है कि 7वें 8वें मोह घर आवे, यानी कि हर 7वें और 8वें दिन हमारे घर पर आता है। तो यहाँ पर अखबार के विषय में चर्चा की गई है कि उस समय जो अखबार निकलता था वो साप्ताहिक होता था या पाक्षिक होता था या मासिक भी होता था। तो जब हमें दुनिया की खबर प्राप्त करने का माध्यम हमारे पास अखबार के सिवाय और कुछ भी नहीं था, एक रेडियो और एक अखबार। तो रेडियो भी उस समय इतना आसान नहीं था कि गरीब से गरीब जनता भी उसको सुन पाती, बड़े बड़े घरों में हुआ करते थे। तो अखबार ही एक ऐसा माध्यम था जो हमें दिन दुनिया की सारी खबरें हमारे तक पहुंचाया करता था। तो इसी के बारे में इसीलिए कहा जा रहा है कि 7वें 8वें मोह घर आवे, यानी कि 7वें और 8वें दिन हमारे घर पर आता था, यानी साप्ताहिक रूप से आता था, प्रतिदिन प्राप्त नहीं होता था। तो पहला समाचार पत्र हमारा कब निकला?
कलकत्ता से ही निकला, हमारे बंगाल से। समाचार पत्र उदंत मार्तंड नाम था इसका, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी बंगाल गजट, ये भी 29 फरवरी 1780 में कोलकाता से ही निकाला गया। तो इस तरह से पहला समाचार जो हिंदी में निकला था उसका नाम था उदंत मार्तंड। इसीलिए भारतेंदु कहते हैं कि हर 7वें 8वें दिन वह घर में आता है और दुनिया भर की खबरें हमारे लिए लेकर आता है। और कैसे पढ़ते हैं उसको, घर बैठे ही पढ़ लेते हैं। तो घर बैठे ही हम पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से यह मुकरी जो है मज़ेदार भी है, मनोरंजक भी है और ढेर सारी ज्ञान भी हमें प्रदान करता है। तो मनोरंजक ढंग से किसी चीज़ को हमारे सामने उपस्थित करना, उसके बारे में बताना, ये भारतेंदु की मुकरियों की विशेषता है। क्योंकि वे अखबार की विशेषता पर भी प्रकाश डाल दिए, अखबार के बारे में भी बता दिए और उसको बड़े सुंदर ढंग से बताएं कि सुनने में अच्छा लगे। अगर इसी बात को हम बड़े सरल ढंग से ऐसे बोलते चले जाए तो शायद हमें उसमें रुचि नहीं जागेगी, लेकिन इस ढंग से प्रस्तुत करने से बच्चों के अंदर, चाहे किसी भी पाठक के अंदर, एक रुचि जागृत होती है और उसको पढ़ने की, आगे बढ़ने की लालसा मन में जागती है। तो अब हमारा चौथी मुकरी पर आते हैं। चौथी मुकरी है, भीतर भीतर सब रस चूस है, हासी हासी के तन मन मूस है, तन मन धन मूस है, जाहिर बातन मैं अति तेज, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये चौथी मुकरी भी जो है, इसमें भी यहाँ पर कह रहे हैं ना, भीतर भीतर सब रस चूस है। तो यहाँ पर इस मुकरी में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र इस मुकरी के माध्यम से उस समय की जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, सत्ता थी, उस पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो पहले तरह तरह की लड़ाई करके शोषण करते थे, हमारा शोषण करते थे, तरह तरह की लड़ाई करते थे, हमारे साथ शोषण करते थे, भीतर भीतर सब रुष्ट है। तो उनके प्रताड़ित करने का तरीका क्या था? तो अंग्रेज जो थे भीतर ही भीतर हमारा शोषण करते थे, हमें अंदर से खोखला बना देते थे। मैंने इस ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं देते थे कि वो भीतर भीतर हमारे अंदर की सारी चीज़ों को चूस लेते थे और हमें खोखला बना देते थे। यानी कि आर्थिक रूप से भी हमें कमज़ोर बनाते थे, मानसिक रूप से भी कमज़ोर बनाते थे और सामाजिक रूप से भी हमें कमज़ोर बनाते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि पहले तरह तरह की लड़ाई करके उसका शोषण करते हैं, बल्कि हंस हंस कर मीठे मीठे, यहाँ लिखा हुआ है ना, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है। यानी कि उनके अंदर इतना कपट था, अंग्रेजों के अंदर इतना कपट और धोखेबाजी की नीयत थी कि वो मीठी मीठी बोली बोल करके हमारे तन मन धन हर तरीके से हमें लूट लेते थे। हम लूटने का मतलब होता है शोषण करना। लूटना मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम बंदूक दिखा के किसी का वस्त्र और पैसा चुरा कर ले जाएं। शोषण करना, उनको प्रताड़ित करना, इतना प्रताड़ना देना कि अपने आप खोखला हो जाएगा, भीतर से थक जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजों के शोषण को उजागर करती है। उनके अंदर छुपे हुए छल कपट और धोखेबाजी की जो नीयत थी उनकी, उन नियतों का वर्णन करती है। धन और सम्मान दोनों ही लूटते थे। धन तो लूटते थे ही, हमारा मान सम्मान भी लूटते थे। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी कि हमें अंदर से खोखला बना देते थे। जाहिर बातन मैं अति तेज, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये कौन था? ये कोई सज्जन पुरुष नहीं था, ये अंग्रेज थे जो हमारे देश को गुलाम बना करके रखे और हम पर हमारा शोषण किया, हमें प्रताड़ित किया। और बात में तो बड़े तेज थे, बहुत उस्ताद थे, इतनी मीठी बातें करते और इतने अच्छे ढंग से बात करते कि हमारी भोली भाली जनता उनके भुलावे में आ जाती थी। तो इसीलिए कह रहे हैं जाहिर बातन मैं अति तेज। बात में तो बड़े तेज थे, लेकिन उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, नीयत के कपटी थे, छल रखते थे मन में।
तो इस तरह से अपने खोटी नीयत के माध्यम से हमें लूटते थे, हमारा धन भी लूटते थे, हमारा सम्मान भी लूटते थे, दोनों ही लूटते थे। तो अंग्रेज द्वारा भारतीयों के शोषण और अत्याचार पर कटाक्ष किया गया है इस पंक्ति में। तो आज मैं इन्हीं 4 मुकरियों पर अपना ये समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है। मेरा 2 मुकरी जो है 2 बच गया, 5वां और 6वां, 7वां तो दोहरा दिया गया है पुस्तक में, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अब हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे अपने 2 मुकरियों के साथ। नमस्कार बच्चों।